नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। साथियों, क्या आप भी हमारी तरह चिंतित हैं? मैं वही चिर परिचित बात करूंगा आपसे कि बीजेपी की सीट घटने के बाद जिस तरह से कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा, जिस तरह से पूरे देश में अपराधों की घटनाएं बढ़ गईं, जिस तरह से संसद में नंगा नाच हुआ, जिस तरह से कांग्रेस, राहुल गांधी और विपक्ष हिंदू विरोधी बयान खुलकर दे रहे हैं, लगता नहीं है कि ये देश हिंदुओं का है या ये देश भारत है। आप जरा सोचिए कि अभी कम सीट आने पे ये हाल है, तो अगर कहीं सीटें और कम आती और सरकार ना बनती, तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा था कि राम मंदिर का निर्माण रुक जाता, स्टे लग जाता, और धारा 370 जो हटाई गई है वो दोबारा से लग जाती, कश्मीर फिर से पाकिस्तान का गढ़ हो जाता, और भी न जाने क्या क्या हो जाता। अब ईश्वर ने बचा लिया किसी तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों की कुछ गलतियां नहीं हैं। हम लोगों की भी गलतियां हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब शीर्ष पर पहुंचते हैं तो हमें जमीन नहीं दिखती। जब हवाई जहाज में बैठते हैं ना, तो खिड़की से आप देखिए तो नीचे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको माचिस की डिबिया की तरह दिखती हैं, इंसान तो दिखता ही नहीं है। ऐसा ही हाल होता है जब व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचता है। इसीलिए कहते हैं कि चाहे आप जितना ऊपर चले जाएं, आप अपनी जमीन पर पैर भी रखे रहें और जमीन के व्यक्ति से बात भी करें। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं। मैं आपको शुरू से बताता हूं, आप समझ जाइएगा कि क्या कमियां रहीं और क्या करना चाहिए। 2014 के पहले 2012 से नरेंद्र मोदी का पूरे भारत में भयंकर क्रेज था, क्योंकि उसके पहले देश 10 साल से पॉलिसी पैरालिसिस, आतंकवाद और देश विरोध से जूझ रहा था। नरेंद्र मोदी में एक बहुत बड़ी उम्मीद दिखी लोगों को, हिंदुओं को, ज्यादातर लोगों को, कुछ लोगों को नहीं भी दिखी। हिंदुओं ने जात पात को भुला दिया साथियों। 2014 का जब चुनाव हुआ तो जात पात को भुला करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को वोट दिया। वो बड़ा मैसिव मैंडेट था, 2019 से बड़ा था, और उस मैंडेट ने देश की दिशा और दशा दोनों बदल के रख दी। नरेंद्र मोदी ने काम करना शुरू किया, शुरुआत में गड्ढे भरना शुरू किया, गरीबों के लिए बहुत काम किया, जनधन अकाउंट खोले और गैस और शौचालय और बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए उन्होंने दी, नोटबंदी करी, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते। कुल मिलाकर समस्त हिंदू समाज ये देखता रहा कि अब हमारे हिंदू वर्ग का भी उत्थान हो रहा है। लेकिन एक गलती मोदी ने करी। उन्होंने 2014 के बाद 16-17 से यह कहना शुरू कर दिया, सबका साथ सबका विकास। शुरुआत में इसको जुमला समझा हिंदू समाज ने, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर 2019 के पहले राष्ट्रवाद फिर से राष्ट्रवाद गहराया। बालाकोट हुआ, उसके पहले 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुए, एक बर्मा में, एक पाकिस्तान के अंदर घुसकर। हमने आतंकवाद का बदला लिया। भारत को लगा पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो हमें मजबूती दे रही है, भारत को बड़ा सशक्त और मजबूत बना रही है। लोग बहुत प्रभावित हुए। बालाकोट बमबारी के बाद जब चुनाव हुआ तो उसके बाद 303 सीट आती हैं, 353-55 एनडीए की आती हैं, हमें फिर से बहुमत मिलता है। यहां तक सब ठीक था। उसके बाद आते ही नरेंद्र मोदी ने सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक और वर्ड जोड़ दिया। कहीं ना कहीं हम लोगों को लगा कि मोदी के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि हमें मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे। इससे बड़ी गलतफहमी किसी को यदि है इस भारत में, तो वो कृपया अपनी गलतफहमी दूर कर ले। आप अगर सोने के महल भी दे देंगे
वोट डालने से पहले मुसलमानों को, तो सोने का महल ले लेंगे और वोट वो आपको नहीं देश विरोधियों को देंगे। जिसने ये बात नहीं समझी वही फिर पसमानदा मुसलमानों की बात करेगा, करने लगेगा। वही फिर ऐसी ऐसी नीतियां बनाने लगेगा जिससे भारत का समस्त हिंदू चिढ़ने लगेगा, आप लोगों को चिढ़ाने लगेंगे। कभी आप नूपुर शर्मा को बैन कर देंगे, कभी आप जब नूपुर शर्मा कांड के बाद 9 लोगों की गर्दन कटेंगी तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धरे रहेंगे। कभी बंगाल में चुनाव हारने के बाद, आपको बहुत सीटें मिलने के बाद, जब लोगों को जुल्म होंगे, हत्या बलात्कार होगी, लोग पलायन करके आसाम चले जाएंगे, तब भी आपकी चुप्पी पूरे देश को अच्छी नहीं लगी। खैर, उसके बाद राम मंदिर जीते, राम मंदिर का मुकदमा, राम मंदिर बनना शुरू हुआ और धारा 370 हटा दी आपने 2019 में। इन दोनों से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, हम सब बहुत खुश हुए। लेकिन साथ ही साथ आपका सबका साथ सबका विकास, पसमानदा और ये सारी चीज़ें आपकी जारी रहीं। आपको लगा कि हम ऐसा कर ले जाएंगे, लेकिन आप हिंदुओं की कीमत पर ऐसा कभी नहीं कर सकते। बीच बीच में ट्रेलर दिखाए गए, यहाँ तक कि गुजरात तक में एक बार ट्रेलर दिखाया गया जब गुजरात में नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, और वो भी आपकी किसी नीति से लोगों ने परेशान होकर मैक्सिमम नोटा हिस्ट्री में दबाया था गुजरात में। दोबारा गुजरात में फिर हमने रिकवर कर लिया। उसके बाद कोविड आया और कोविड के बाद रही सही कसर पूरी हो गई। एक जो सबसे बड़ी गलती शुरुआत से आप करते आए, भले आपके रणनीतिकार अमित शाह चुनाव जितवाते भी हों, कश्मीर को भी ठीक करते हों, पूरे भारत को शक्ति देते हों, बहुत बड़े कौटिल्य की उपाधि दी जाती हो और वास्तव में सही उपाधि दी जाती है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी गलती उनकी ये थी लोगों से ना मिलना, लोगों के बीच में ना जाना, और जो सबसे बड़ी कि जातिवाद को बढ़ावा देना। बीजेपी की कभी भी टीआरपी जातिवाद नहीं थी। आप धीरे धीरे कांग्रेस और विपक्ष की ट्रैप में आते चले गए। आप जातिवाद को बढ़ावा देने लगे, आप जाति के नाम पर अपॉइंटमेंट करने लगे, आप जातिवादी नेताओं, माफिया के नेताओं, सड़क छाप नेताओं, छोटे छोटे वोट बैंक वाले नेताओं को अपनी पार्टी में लेने लगे। जिस तरह से आपने राजभर, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, कुछ और नाम हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, जिस तरह से इन लोगों को लिया वो लोगों को पसंद नहीं आया। 2012 में उसकी शुरुआत अमित शाह ने बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर करी थी और 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर बीजेपी आई थी। लेकिन तब भी ये बात समझ में नहीं आई, जिस रणनीति को आप बहुत अच्छा समझ रहे थे वो हिंदुओं को इरिटेट कर रही थी। आपने ना तो कार्यकर्ताओं का ध्यान दिया, ना बुद्धिजीवी समाज का ध्यान दिया, आपने उनका ध्यान नहीं दिया। आपको लगा केवल 2 लोग 140 करोड़ के देश को बहुत अच्छी तरीके से रूल कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं है, फिर से सुन लीजिए, ऐसा कतई नहीं है। थोड़े दिनों तो चल जाएगी ये बात, लेकिन इस देश में कई मोदियों की जरूरत है, इस देश में कई योगियों की जरूरत है। अब लोगों को अगर ये संदेश जाएगा कि योगी को आप हटाएंगे और आप इसको क्लियर नहीं करेंगे तो लोग, हिंदू समाज बटेगा। उसी तरह से आपकी कई ऐसी नीतियां थीं। आपने राशन की जो योजना शुरू करी, कोई भी योजना केवल साल 6 महीने डिविडेंड देती है, साल 6 महीने के बाद लोग उसको अपना राइट समझ लेते हैं और फिर आप नहीं देंगे या गेहूं की जगह बाजरा दे देंगे तो लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। आप जान लीजिए कि 95% राशन मार्केट में बिकता है। गलियों गलियों में ठेले घूमते हैं फ्री के राशन बेचने, खरीदने वालों के लिए, जो आप देते हैं राशन उसको खरीदने वालों के लिए। अब वो एज ए मैटर ऑफ राइट हो गया है, आपने उसको नहीं हटाया। कोविड में जरूरी था और उसके बेसिस पर ही 22 का चुनाव उत्तर प्रदेश में आप जीत गए, वरना वो नहीं जीतते आप 22 में, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अब वो काम नहीं करेगा डिविडेंड।
आपको उस योजना को बंद करना चाहिए। कई योजनाएं ऐसी हैं जो बंद करनी चाहिए। आप रिपीटिटिव अगर होंगे, बार बार आप 2016 की बात करेंगे और शौचालय और गैस और मकान, आप किसको मकान दे रहे हैं? आप 20% मुसलमानों को 43% मकान दे रहे हैं। आप 20% मुसलमानों को 40 से 45% बेनिफिट दे रहे हैं और पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं कि हम देते वक्त किसी का धर्म नहीं पूछते। हिंदू कहता है कि हम 45% आप दे रहे हैं और वो आपसे मकान लेता है, सब कुछ लेता है, कार्यकर्ता भी आपका बन जाता है और वहां जाके बूथ पे वो किसी और को वोट देता है। वो अपने धर्म से कभी अलग नहीं हो सकता। इस बात को अगर आप नहीं समझते हैं तो हम तो ये कहते थे कि मोदी जी की सोच वहां से शुरू होती है जहां बाकी सबकी खत्म होती है, लेकिन आप इतनी सी बात नहीं सोच पा रहे हैं। ऐसी तमामों बातें हैं। ये बात याद रखनी होगी कि भारत को अगर वो 2047 का विजन आप लेके चले हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का विजन लेके चले हैं, तो वो तभी हो सकता है जब आप हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा पर चलते हुए आप स्वदेशी को आप बढ़ावा दें। आप ये इनडिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट जो हर जगह कर रहे हैं, आप इतना ओवर डेवलपमेंट कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, एम्स बना रहे हैं, उससे 70% ग्रामीण और गरीब प्रभावित नहीं होता है। वो डिस्प्लेस होता है, उसको तकलीफ होती है, उससे वो नाराज होता है, उससे वो चिढ़ता है। चाहे अयोध्या में आपने किया हो, चाहे बनारस में किया हो, ओवर डेवलपमेंट अच्छी बात नहीं होती है। सारे ठेके आप दूसरों को देंगे, वहाँ की आप संप्रभुता खत्म कर देंगे, वहाँ के लोगों को अगर तकलीफ होगी, भूमि अधिग्रहण होगा, वहाँ के लोगों को शहर में घुसने नहीं दिया जाएगा, दुकानें तोड़ी जाएंगी, तो कौन वोट दे देगा? अयोध्या से पूछिए, अयोध्या वासियों से, वो कहते हैं कि जब आप राम भक्त के हत्यारों को आप पद्म विभूषण दे सकते हैं तो हमने तो केवल एक वोट दिया है, क्योंकि आपने हमको बहुत परेशान किया विकास के नाम पर। राम मंदिर सब चाहते थे, परेशानी कोई नहीं चाहता था। आपको नीचे देखना चाहिए था ग्राउंड लेवल पर कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। बहुत आसान होता है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। और मैं आपको बता दूं, ब्यूरोक्रेट्स ने आपका साथ नहीं दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने वहां से एक जाट को उत्तर प्रदेश का बना दिया मुखिया, लेकिन वहां पे आप जीरो हो गए। क्यों? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 70% मुसलमान है, वहां पर गवर्नेंस में कोई बदलाव नहीं आया है। वहां अभी भी हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है, वहां पे कोई सरकार नहीं है। तो वहां पर कौन देखेगा? बजाय इसके कि आप इन नेताओं को और जोड़ तोड़ की राजनीति करें, महाराष्ट्र को गंवा दें, भ्रष्टाचारियों परिवारवादियों को आपको लेकर बीजेपी रूपी पवित्र गंगा को आप प्रदूषित करें, तो आप ये जान लीजिए लोग, पूरा भारत देखता रहता है आपको, और इतना देखता रहता है, वो स्क्रूटनी करता रहता है। उसके परिणाम सामने आ रहे हैं, लेकिन हम तब भी निराश नहीं हैं। हमें अभी भी आशा है। हालांकि पिछले 1.5 महीने में कोई लक्षण नहीं दिखे हैं हमें इम्प्रूवमेंट के, लेकिन हम ये मानते हैं कि मोदी जब चुप रहते हैं तो धमाका होता है। हम फिर चाहते हैं धमाका हो, हम फिर चाहते हैं आतंकवाद खत्म हो, हम चाहते हैं हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का रिवाइवल हो, तभी जातिवाद खत्म होगा। हम नहीं चाहते हैं कि आप जातिवादी राजनीति को बढ़ावा दें। ऊपर से आप नहीं कहते हैं, अंदर अंदर आप सारे समीकरण राजनीतिक बनाते हैं। बुद्धिजीवियों की आप उपेक्षा करते हैं। हजारों बुद्धिजीवी बैठे हैं, हमारे जैसे 50 लोग बैठे हुए हैं कि जो अगर एडवाइज़र बने तो आपको ऐसी राय दे सकते हैं कि पूरा भारत बदल सकता है। लेकिन आप सोचते हैं कि केवल 2 लोग जो सोचेंगे वही सही होगा। शीर्ष पर बैठ के, हिमालय पर बैठकर सोचा नहीं जा सकता है कि नीचे फुटपाथ पर क्या समस्या हो रही है। मेरे ख्याल से जनवरी 2025 डेडलाइन है। जनवरी 2025 में हमको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो रहा है कि नहीं है, हो रहा है, और हमें फिर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का दूसरा ऑप्शन तलाशना होगा, इस देश को तलाशना होगा। तभी कंपटीशन की भावना शायद आपको और ऊर्जावान बना दे। इसलिए 2025 तक आपको अपने आप को प्रूव करना होगा, क्योंकि 2027 का यूपी चुनाव एक डेडलाइन है आपके लिए। इसलिए हम 2025 जनवरी का इंतजार करते हैं कि काश
हमें पुराना वाला मोदी मिल जाए, पुराना वाला शाह मिल जाए, पुराना वाला योगी मिल जाए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।